Good morning students, I am Manish Gupta from Shivjyoti Educational Group. Today we will study chapter number 4 Executive. पॉलिटिकल साइंस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क बुक में से चैप्टर नंबर 4 एग्जीक्यूटिव। तो बड़ा एग्जीक्यूटिव क्या है बात करें तो एग्जीक्यूटिव से बात करने से पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एज यू नो वेरी वेल। आपके पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, और ये तीनों ही ऑर्गन आपस में एक दूसरा कोऑर्डिनेट करके वर्क करते हैं, कंट्री के ऊपर रूल कर रहे हैं काम तीनों ही ऑर्गन मिलके करते हैं। तो जब हम बात करें कि भाई पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव, तो बोथ आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है और एक दूसरे की पॉलिसीज प्रोग्राम्स के अंदर हेल्प करते हैं। जो पार्लियामेंट है वो एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल करती है। तो एक सिंपल डिस्कशन था अपना ये। अब बात आती है कि भाई अपना चैप्टर चालू करें, व्हाट इज एन एग्जीक्यूटिव, ये एग्जीक्यूटिव क्या है। तो बड़ा एग्जीक्यूटिव अपन सिंपल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्कूल का ही अपन एग्जांपल ले लेते हैं। टॉप लेवल के ऊपर कुछ ऑफिसर होते हैं एंड दीज ऑफिशियल्स टेक ऑल काइंड्स ऑफ डिसीजन। कौन सी पॉलिसी उनको अडॉप्ट करनी है, क्या डिसीजन लेने हैं, उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट कराना है। तो ये सारे काम किसके थ्रू किए जाते हैं, एग्जीक्यूटिव के थ्रू किए जाते हैं। और वो एग्जीक्यूटिव उससे रिलेटेड काम करते हैं। यानी जो मैंने बताया, जैसे आपका स्कूल कब ओपन होगा, कब आपके स्कूल के अंदर गेम्स वीक ऑर्गेनाइज होगा, कब आपका एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज होगा, ये इस टाइप के छोटे छोटे जो चीज़ें हैं, अदर जो पॉलिसीज़ हैं, उन सबको डिसाइड कौन करता है, स्कूल एग्जीक्यूटिव, जिसको जनरली अपन स्कूल मैनेजमेंट भी कह देते हैं। उसी के थ्रू डिसाइड की जाती है और फिर उनको इम्प्लीमेंट करवाया जाता है। तो यहां पर भी हम बात करें कि भाई एग्जीक्यूटिव के अंदर भी क्या है कि एनी ऑर्गेनाइजेशन, सम ऑफिस होल्डर हैज टू टेक डिसीजन एंड इम्प्लीमेंट दो डिसीजन। तो भाई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ ऑफिस होल्डर्स होते हैं, यानी सीधे ऑफिशियल्स होते हैं या पदाधिकारी होते हैं, वही डिसीजन लेते हैं और जो डिसीजन उन्होंने लिया है उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं। तो वी कॉल दिस एक्टिविटी एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट। तो ये जो डिसीजन लेना और उनको इम्प्लीमेंट कराना, उसी को क्या कहा जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन या फिर मैनेजमेंट, यानी प्रशासन या प्रबंधन, जिसका अपन नाम लें। बट एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर्स ए बॉडी एट द टॉप दैट विल टेक पॉलिसी डिसीजंस और द बिग डिसीजन एंड सुपरवाइज एंड कोऑर्डिनेट द रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। लेकिन जो एडमिन है उनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है कि भाई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक टॉप लेवल के ऊपर बॉडी होती है ऑफिशियल्स की, और वो ही डिसीजन लेते हैं, पॉलिसी बनाते हैं या बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं, उनको आपस के अंदर सुपरवाइज करते हैं और जो अलग अलग पार्ट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन, उनके बीच में तालमेल बनाए रखने का काम भी करते हैं। तो एवरी फॉर्मल ग्रुप हैज ए बॉडी ऑफ दोज हु फंक्शन एज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटर और द एग्जीक्यूटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पर ये कह रहा है कि भाई हर संगठन के अंदर कुछ लोगों का जो समूह है और ये जो पर्सन है, एवरी फॉर्मल ग्रुप हैज ए बॉडी ऑफ दो, यानी कुछ लोगों का समूह होता है हु फंक्शन एज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटर,
जो किस तरह काम कर रहा है, एक चीफ एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में या फिर एक एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करता है उस ऑर्गेनाइजेशन में। तो उसी को ही क्या कहा जाता है, जनरली एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। तो जो वर्ड है एग्जीक्यूटिव, उसका मतलब है कि एग्जीक्यूटिव मीन्स ए बॉडी ऑफ पर्सन दैट लुक्स आफ्टर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन इन एक्चुअल प्रैक्टिस। यानी जो एग्जीक्यूटिव है उसका मतलब क्या है कि वो पर्सन जो कि सारे रूल्स रेगुलेशन को इंप्लीमेंट कराता है एक्चुअल उसके अंदर, उसी को ही क्या कहा जाता है, एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका कहा जाता है। यानी जो रूल्स बनाए गए हैं उन रूल्स को, नियम कायदे कानून को लागू करवाना का काम किसका है, एग्जीक्यूटिव का है। अब द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट दैट प्राइमरीली लुक्स आफ्टर द फंक्शन ऑफ इंप्लीमेंटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव। अब सरकार का वो अंग जो कि मुख्य रूप से सारे नियम कायदों को लागू करवाता है, प्रशासन का काम करता है, उन पर्सन्स को क्या कहा जाता है, एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। अब बात आती है भाई एग्जीक्यूटिव के मेन फंक्शंस क्या क्या हैं। तो एग्जीक्यूटिव इज द ब्रांच ऑफ ऑर्गन, executive is the branch of government responsible for the implementation of laws and policy adopted by the legislature। यानी गवर्नमेंट का वो पार्ट है, गवर्नमेंट का वो अंग है जो कि नियम कायदे कानूनों को लागू करवाता है, पॉलिसीज को लागू करवाता है। कौन सी पॉलिसी, यानी ये लोग भी अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। वो पॉलिसी जो कि पार्लियामेंट के थ्रू अप्रूव हो चुकी है, अडॉप्ट कर ली गई है, उन पॉलिसीज को ये इंप्लीमेंट करवाते हैं। यानी अपने मन से ही कोई सी भी पॉलिसी को इंप्लीमेंट नहीं करवा सकते जब तक कि वो पॉलिसी आपकी पार्लियामेंट से अप्रूव्ड ना हो जाए। तो द ऑफिशियल्स डेजिग्नेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। अब भाई आज हमारे कंट्री के अंदर हम इनको प्रधानमंत्री बोल देते हैं, मंत्री है, अदर्स। अब अपन दूसरे कंट्रीज की बात करें तो जो ऑफिशियल डेजिग्नेशन है, यानी इनको अलग अलग नामों से अलग अलग कंट्री के अंदर जाना जाता है। अब कुछ कंट्रीज के अंदर प्रेसिडेंट होते हैं, कहीं पर चांसलर, कहीं पर प्राइम मिनिस्टर। तो हर कंट्री के अंदर इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं। अब इसके अंदर जो एग्जीक्यूटिव है, अब एग्जीक्यूटिव के अंदर केवल प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ही इंक्लूड नहीं होते, या मंत्री या प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर इंक्लूड नहीं होते। इट आल्सो एक्सटेंड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। प्रशासनिक तंत्र भी इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। और वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, जो उसे क्या कहा जाता है, सिविल सर्वेंट। अब while the heads of the government and their ministers saddled with the overall responsibility of the government policy। तो जनरली क्या माना जाता है कि भाई जो गवर्नमेंट है या उसके जो मिनिस्टर्स हैं, गवर्नमेंट की तरफ से जो भी पॉलिसी बनाई गई है पब्लिक वेलफेयर के लिए, उस सब के लिए जिम्मेदार कौन है, वो ही पर्सन जिम्मेदार है, मिनिस्टर्स जिम्मेदार हैं। और ये जो मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, इन सबको मिला के क्या कहा जाता है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। जबकि दोज रेस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन आर कॉल्ड द परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो इसके अंदर कह रहा है कि जो लोग रोज रोज के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होते हैं, हमारी डे टू डे एक्टिविटीज के एडमिन करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव। अब ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या है, तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। अब यहां पर बता रहा है ये कि अलग अलग तरह के एग्जीक्यूटिव कौन से हैं। यानी यहां पर इसने अलग अलग कंट्री का एग्जाम्पल देके बताया है कि भाई किस कंट्री के अंदर एग्जीक्यूटिव को किस नेम से जाना जाता है। तो यहां पर क्या, एवरी कंट्री में नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव। हर कंट्री में एक जैसा तो एग्जीक्यूटिव होता ही नहीं है। अब यूएसए के अंदर
प्रेसिडेंशियल सिस्टम है एंड एग्जीक्यूटिव पावर आर इन द हैंड्स ऑफ द प्रेसिडेंट, और सारी पावर किसके हाथ में है? प्रेसिडेंट के हाथ में। कनाडा के अंदर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है with a constitutional monarchy where Queen Elizabeth is the formal chief of state and the prime minister is the head of the government. अब वहां पर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी तो इसका मतलब वहां पर जो कनाडा इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री बट नॉट ए रिपब्लिक, बिकॉज हेड ऑफ द स्टेट इज नॉट इलेक्टेड, वो क्या है? हेरिडेटरी है। तो उस बेसिस के ऊपर वहां पर जो हेड ऑफ द स्टेट वो तो इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ सेकंड। अब दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई ये इंग्लैंड की महारानी, ये कनाडा की, तो बेटा इंग्लैंड की जो महारानी है कई कंट्रीज की हेड है। न्यूजीलैंड की भी हेड वही है, कनाडा के भी हेड वही है, आपके स्कॉटलैंड वगैरह की भी हेड वही है। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि जो क्वीन एलिजाबेथ सेकंड है वो कंट्री की हेड है, फॉर्मल हेड है, यानी पावर उनके पास कुछ नहीं। लेकिन सरकार के हेड कौन होता है? वहां पर प्राइम मिनिस्टर है। फ्रांस के अंदर प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर आर ए पार्ट ऑफ द सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अब वहां की बात करें तो वहां पर कौन सा सिस्टम है? सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, यानी अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था है वहां पर। अब द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज द मिनिस्टर बट कैन नॉट डिसमिस देम एज दे आर रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। अब जो सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसके अंदर जो प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा, लेकिन उसे डिसमिस नहीं कर सकता, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है वो रेस्पॉन्सिबल किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए नहीं है, वो रेस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट के लिए। अब जापान की हम बात करें तो जापान के अंदर भी रिपब्लिक नहीं है, वहां पर हेड जो है कंट्री का मोनार्क होता है, राजा होता है, और प्राइम मिनिस्टर जो है गवर्नमेंट का हेड होता है। तो जापान हैज ए पार्लियामेंट्री सिस्टम विद द एम्परर एज द हेड ऑफ द स्टेट एंड द प्राइम मिनिस्टर एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अब इटली की बात करें तो इटली के अंदर कौन सा सिस्टम? पार्लियामेंट्री सिस्टम है with the president as the formal head of the state and prime minister as the head of the government। यानी दिखाने के लिए वहां पर प्रेसिडेंट है, लेकिन सारी पावर किसके हाथ में है? प्राइम मिनिस्टर के हाथ में, क्योंकि वहां पर सिस्टम कैसा है? पार्लियामेंट्री सिस्टम है। अब रशिया के अंदर सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है where president is the head of the state and prime minister who is appointed by the president is the head of the government। यानी हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को क्या कर रहा है? अपॉइंट कर रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होने के बाद में वो किसका हेड हुआ? गवर्नमेंट का हेड हुआ। जर्मनी के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम है इन विच द प्रेसिडेंट इज द सेरेमोनियल हेड ऑफ द स्टेट, केवल दिखाने का, और चांसलर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हमारे यहां पर जो पोजीशन प्राइम मिनिस्टर की है वही पोजीशन जर्मनी के अंदर चांसलर की होती है। अब प्रेसिडेंशियल सिस्टम यानी जो तीन तरह के हमने सिस्टम पढ़े, ये तो अलग अलग कंट्री के अंदर अलग अलग नाम से है। तो एक तो है आपका प्रेसिडेंशियल सिस्टम, सेकंड है आपका सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, और थर्ड वन आता है हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर क्या है कि इन ए प्रेसिडेंशियल सिस्टम द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट, यानी इसके अंदर सुपर पावर प्रेसिडेंट, कंट्री का भी हेड वही है, गवर्नमेंट का भी हेड प्रेसिडेंट ही है। तो इन दिस सिस्टम द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज वेरी पावरफुल, बोथ इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, दोनों के अंदर, प्रैक्टिकल भी देखा जाए और थ्योरेटिकल भी देखा जाए तो प्रेसिडेंट का जो पद है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो कंट्रीज विद सच ए सिस्टम इंक्लूड द यूएसए, ब्राजील एंड मोस्ट नेशन इन द लैटिन अमेरिका। तो जो कंट्रीज जहां पर कि इस टाइप का सिस्टम रन करता है वो किन किन कंट्रीज में रन करता है? आपके यूएसए है उसका एग्जांपल, ब्राजील है, और लैटिन अमेरिका के कई सारे कंट्रीज वहां पर इसको रन करते हैं। अब सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, अब सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर क्या है कि अंडर दिस सिस्टम
ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी पीपल डायरेक्टली इलेक्ट द प्रेसिडेंट। अब इसके अंदर लोग डायरेक्ट किसको अपॉइंट कर रहे हैं? प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर रहे हैं। इट मे हैपन बोथ द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर बिलोंग टू द सेम पॉलिटिकल पार्टी और टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी। यानी प्रेसिडेंट को भी आप डायरेक्टली इलेक्ट कर रहे हैं पीपल के थ्रू, और प्राइम मिनिस्टर भी हो रहा है। अब दोनों अलग अलग अपने अपने तरीके से हो रहे हैं। तो कई बार पॉसिबल होता है कि प्रेसिडेंट होता है एक पार्टी का, प्राइम मिनिस्टर हो जाता है दूसरी पार्टी का, तो दोनों के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन आना स्वाभाविक है। तो इस टाइप के कंट्री कौन से है जहां पर ये सिस्टम है? आपका फ्रांस है, रशिया है, श्रीलंका है, जहां पर सेमी प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव। अब श्रीलंका का आपको एग्जांपल दे देता हूं कि श्रीलंका के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर है उसको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। लेकिन प्रेसिडेंट भी अपने मन से अपॉइंट नहीं करता, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है वो पार्लियामेंट में मेजॉरिटी का लीडर होता है। तो जो पर्सन मेजॉरिटी का लीडर है उसी को प्रेसिडेंट क्या करता है? अपॉइंट करता है। अब प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, साथ में मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करता है। तो मिनिस्टर के लिए क्या जरूरी है? कि वो पार्लियामेंट का मेंबर होना चाहिए। तो प्रेसिडेंट अब इसलिए क्या किया कि अपने इसके अंदर कई बार अमेंडमेंट वगैरह करें, और प्रेसिडेंट ने अपनी पावर को इंक्रीज कर लिया। तो यहां पर ये कहता है कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस कर सकता है और दूसरे मिनिस्टर को भी कर सकता है। और प्रेसिडेंट जो है वो कंट्री का हेड है, जो तीनों आर्म्ड फोर्सेस हैं उनका हेड होता है, और गवर्नमेंट का भी हेड उसको ही माना गया है। जनरली इसका जो इलेक्शन है श्रीलंका के अंदर 6 इयर्स के लिए किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसको हटाया नहीं जा सकता। स्पेशल मेजॉरिटी के साथ में, 2/3 मेजॉरिटी के साथ में इसको हटाया भी जा सकता है। तो ये था अपना सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अब आता है हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर एज आई अर्लियर टोल्ड यू कि प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट का हेड कौन? प्राइम मिनिस्टर। और मोस्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम हैव ए प्रेसिडेंट और ए मोनार्क हु इज द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। तो जितने भी कंट्रीज जो हैं वर्ल्ड के जहां पर कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वहां पर क्या है? या तो प्रेसिडेंट होता है या फिर वहां पर राजा होता है। तो प्रेसिडेंट है या राजा है वो केवल एक दिखाने के लिए होता है, प्रतीकात्मक है बस वो। लेकिन सारी पावर किसके हाथ में है? प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है। तो इन सच ए सिस्टम द रोल ऑफ द प्रेसिडेंट और मोनार्क इज प्राइमरली सेरेमोनियल एंड प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद द कैबिनेट वेल्ड्स इफेक्टिव पावर। तो यानी पूरे सिस्टम के अंदर जो प्रेसिडेंट है या मोनार्क है उसका रोल केवल दिखाने का है, सिंबल है, प्रतीकात्मक रूप से बस। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर है उसी के हाथ में सारी पावर होती है। अब जहां पर ये सिस्टम है, कौन से कंट्री हैं आपके? कंट्रीज विद सच सिस्टम इंक्लूड जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूके है और पुर्तगाल है, अपना इंडिया है, जहां पर ये क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम है। अब हम बात करें यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया। तो भाई पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे इंडिया के अंदर चालू क्यों किया गया? कब से चालू हुआ? तो बेटा बिफोर इंडिपेंडेंस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बना था, 1935 बना था, उस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था? पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे इंडिया में चालू हो गया था और हमें इसका एक्सपीरियंस भी हो चुका था। और इसी एक्सपीरियंस में हमें बताया था कि जो एग्जीक्यूटिव है वो लोगों के द्वारा कंट्रोल किए जा सकते हैं, कि द एग्जीक्यूटिव कैन बी इफेक्टिवली कंट्रोल्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। अब कौन से लोगों के द्वारा कंट्रोल किया जा सकते हैं? जो लोगों के थ्रू चूज किए हुए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके थ्रू हम एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल इफेक्टिवली तरीके से, प्रभावशाली तरीके से कर सकते हैं। ये एक एक्सपीरियंस था जो कि आज़ादी से पहले ही
हमें मिल चुका था पार्लियामेंट्री सिस्टम का। अब द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वांटेड टू एंश्योर दैट द गवर्नमेंट वुड बी सेंसिटिव टू पब्लिक एक्सपेक्टेशन एंड वुड बी रेस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल। अब जो हमारे जो संविधान निर्माता थे, मेकर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन को, क्या चाहते थे कि एक ऐसी गवर्नमेंट आए जो कि पब्लिक की एक्सपेक्टेशन को पूरा करे, पब्लिक के प्रति सेंसिटिव हो और पब्लिक के प्रति अकाउंटेबल भी हो, जिम्मेदार भी हो और साथ में उत्तरदायी भी हो। तो उस गवर्नमेंट को चूज करने के लिए उनके पास में दो तीन तरह के अल्टरनेटिव थे। तो सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम को तो उन्होंने रिजेक्ट ही कर दिया। अब उनके दिमाग में आया कि भाई प्रेसिडेंशियल सिस्टम को क्यों, तो एक विकल्प था ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम कि द अदर अल्टरनेटिव टू द पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव वाज द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी पार्लियामेंट्री को अगर हम अडॉप्ट नहीं करें तो प्रेसिडेंट को करें। लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी? बट द प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव पुट्स मच एम्फेसाइज ऑन द प्रेसिडेंट एज द चीफ एग्जीक्यूटिव एंड एज सोर्स ऑफ ऑल एग्जीक्यूटिव पावर। क्योंकि इस सिस्टम के अंदर जो प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव है उसके अंदर सारा फोकस किसके ऊपर है? प्रेसिडेंट के ऊपर है। और प्रेसिडेंट को ही क्या माना गया है कि ये सारी पावर्स का मेन सोर्स है। जितनी भी शक्तियां हैं वो सारी शक्ति किसके हाथ में रहेगी? प्रेसिडेंट के हाथ में रहेगी। तो इससे खतरा क्या था कि देयर इज ऑलवेज द डेंजर ऑफ पर्सनैलिटी कल्ट इन प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव। यानी प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव सिस्टम के अंदर एक तरह से हम क्या बोल सकते हैं कि व्यक्ति पूजा होने का डर रहता था। यानी एक पर्सन बहुत ज्यादा पावरफुल बन सकता था। तो जबकि आप कह रहे हैं इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म देयर आर मेनी मैकेनिज्म दैट एंश्योर दैट द एग्जीक्यूटिव विल बी आंसरेबल टू एंड कंट्रोल्ड बाय द लेजिस्लेचर और पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। तो यहां पर ये कह रहा है कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसके अंदर कई सारी ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जिसमें कि जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर के लिए आंसरेबल भी होगा और लेजिस्लेचर के थ्रू उसको कंट्रोल भी किया जा सकता है। यानी लेजिस्लेचर में अब कौन होंगे? पीपल्स के रिप्रेजेंटेटिव्स, जिनको कि हम जनरली क्या बोल देते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उनके थ्रू इनको कंट्रोल किया जा सकता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम देयर इज ए प्रेसिडेंट हु इज द फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया एंड द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच रन द गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल। तो इस सिस्टम के अंदर बेटा क्या है कि प्रेसिडेंट जो है केवल इंडिया के अंदर हेड ऑफ द स्टेट होगा और वो भी फॉर्मली, और जो प्राइम मिनिस्टर हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं जो कि गवर्नमेंट को रन करते हैं नेशनल लेवल के ऊपर, वो ही सारे पावरफुल होंगे। अब यही सिस्टम जो कि हमारा नेशनल लेवल के ऊपर है, तो स्टेट लेवल का मतलब है यहाँ पे हम बता रहा हूं मैं आपको प्रोविंशियल लेवल के ऊपर कि एट द स्टेट लेवल द एग्जीक्यूटिव कंप्राइजेस द गवर्नर। अब स्टेट लेवल के ऊपर, प्रोविंशियल लेवल के ऊपर क्या रहता है? आपका नेशनल लेवल के ऊपर तो प्रेसिडेंट होता है, तो प्रोविंशियल लेवल के ऊपर प्रेसिडेंट की जगह क्या होगा? गवर्नर। और नेशनल लेवल के ऊपर हेड ऑफ द गवर्नमेंट दैट इज प्राइम मिनिस्टर, तो स्टेट लेवल के ऊपर क्या होगा? वो चीफ मिनिस्टर और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेस्ट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन फॉर्मली इन द प्रेसिडेंट। तो भारत के संविधान में जो औपचारिक रूप से संघ की के जो कार्यपालिका शक्तियां किसको दी गई हैं? प्रेसिडेंट को दी गई हैं औपचारिक रूप से। तो इसके अंदर भी बताया कि प्रेसिडेंट क्या है। तो वास्तव में द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज दीज पावर्स थ्रू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। जो प्रेसिडेंट है वो उसके पास में अपनी पावर्स होती है, लेकिन वो उस पावर का यूज कैसे किसके थ्रू करता है? प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के थ्रू करता है। यानी वो अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकता। तो प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर, 5 साल के लिए उसका इलेक्शन होगा हमारे इंडिया के अंदर। बट
देयर इज नो डायरेक्ट इलेक्शन बाय द पीपल फॉर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी पीपल उसको डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते, प्रेसिडेंट को इलेक्शन होगा लेकिन पीपल के थ्रू नहीं होगा। तो भाई अब किसके थ्रू होगा? तो यहां पर ये कह रहा है कि द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से इसका निर्वाचन होता है। दिस मीन्स दैट द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड नॉट बाय द ऑर्डिनरी सिटीजन बट बाय द इलेक्टेड एमएलएज एंड एमपीज। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो हमारे कंट्री के हैं उनके थ्रू इनडायरेक्टली उसको इलेक्ट किया जाता है। यानी पब्लिक का इस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में रोल डायरेक्टली नहीं होता है। तो दिस इलेक्शन टेक्स प्लेस इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब ये जो सिस्टम था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, पीआर सिस्टम, जो मैंने आपको पिछले वाले चैप्टर में बताया था, तो इसका जो इलेक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है? पीआर सिस्टम के थ्रू होता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम जो है उसके थ्रू इसको डायरेक्टली इसका इलेक्शन किया जाता है। अब प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस ओनली बाय द पार्लियामेंट बाय फॉलोइंग द प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट। दिस प्रोसीजर रिक्वायर्स ए स्पेशल मेजोरिटी। अब भाई इसको अपॉइंट कर दिया 5 साल के लिए, तो ऐसा नहीं है कि इसको हटाया नहीं जा सकता। अगर वो गलत एक्ट कर रहा है तो उसको वक्त से पहले भी हटाया जा सकता है। और किसके थ्रू हटाया जा सकता है? अगर पार्लियामेंट के अंदर इम्पीचमेंट मोशन पास हो जाए। अब सिंपल मेजोरिटी से भी नहीं, 2/3 मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी से अगर वो प्रपोजल पास हो जाए तभी राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। और इंडिया में जब से हमारा संविधान लागू हुआ है तब से लेके आज तक राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया नहीं गया है। अब आता है हमारी बात पावर्स एंड पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 74(1) क्या बताता है कि देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड ऑफ टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस प्रोवाइडेड दैट President may require the Council of Ministers to reconsider such advice and the President shall act in accordance with the advice tendered after such reconsideration। तो यहां पर ये बताता है कि आर्टिकल 74 जो कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, यानी कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, और उनका हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री होगा। तो राष्ट्रपति अपने कार्यों का प्रयोग करने में किस तरह काम करेगा? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही काम करेगा। परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर जो उसे लगे कि कंट्री के लिए गलत है, पब्लिक वेलफेयर के लिए गलत है, उस पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति को पुनर्विचार के बाद वही सलाह वापस दे दी जाएगी तो राष्ट्रपति बाध्य है उस सलाह को मानने के लिए। अब डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट के जो पास में जो पावर है वो क्या है, यानी उसके स्वयं विवेक से वो क्या क्या चीजों का इस्तेमाल कर सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनली द प्रेसिडेंट हैज ए राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट मैटर्स एंड डेलिब्रेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो संवैधानिक रूप से क्या माना गया है कि राष्ट्रपति को जितने भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, मंत्रिपरिषद की कार्रवाई, उनके बारे में सूचना प्राप्त करने का उसको पूरा अधिकार है। The Prime Minister is obliged to furnish all the information that the President may call for। तो प्रधानमंत्री के लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति के द्वारा मांगी गई जो भी सूचना है वो किसको दे?
राष्ट्रपति को पहुंचाए। तो प्रेसिडेंट ऑफन राइट्स टू द प्राइम मिनिस्टर एंड एक्सप्रेस हिज व्यूज ऑन मैटर्स कन्फ्रंटिंग द कंट्री। अब अक्सर राष्ट्रपति है जो प्रधानमंत्री को पत्र वगैरह लिखता है और देश की समस्याओं के ऊपर अपने विचार भी व्यक्त करता है। There are at least 3 situations where the president can exercise the powers using his or her own discretion. तो ये 3 ऐसी परिस्थितियां जिसके अंदर के प्रेसिडेंट जो है अपनी पावर का यूज अपने स्वयं विवेक के आधार पर करता है। अब क्या क्या बेटा, इन द फर्स्ट प्लेस, यानी पहली बार वो अपनी पावर का यूज कैसे करेगा। द प्रेसिडेंट कैन सेंड बैक टू द एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड आस्क द काउंसिल टू रिकंसीडर द डिसीजन। इन डूइंग दिस द प्रेसिडेंट एक्ट ऑन हिज और हर ऑन डिस्क्रिप्शन। तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के थ्रू जो एडवाइस भेजी गई है उसको वापस भी भेज सकता है। अगर उसको ये लगता है कि ये एडवाइस गलत है तो उसको वो वापस भेज सकता है। तो ऐसा करने के अंदर प्रेसिडेंट अपनी पावर का डिस्क्रिप्शन पावर का यूज कर रहा है। अब यानी कैसे भेजता है ये कि व्हेन द प्रेसिडेंट थिंक दैट द एडवाइस हैज सर्टेन फ्लॉज और लीगल फ्लॉज और दैट इट इज नॉट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, the president can ask the council to reconsider the decision। तो जब प्रेसिडेंट को ये लगे कि ये जो एडवाइस आ रही है ये नियम कायदों के अनुरूप नहीं है, लोगों के हित में नहीं है, तो प्रेसिडेंट काउंसिल से वापस कह सकता है कि इसके ऊपर एक बार पुनर्विचार किया जाए। सिर्फ एक बार कह सकता है। तो although the council can still send back the same advice and the president would then be bound by that advice, लेकिन वो ही एडवाइस को वापस पार्लियामेंट दोबारा से प्रेसिडेंट को भेज दे तो प्रेसिडेंट फिर बाध्य है कि वो उस एडवाइस को मानेगा। तो दिस गिव्स द प्रेसिडेंट एन इनफॉर्मल पावर टू द यूज द वीटो इन वेरी इफेक्टिव मैनर। दिस इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज पॉकेट वीटो। तो उस जगह के ऊपर प्रेसिडेंट एक इनफॉर्मल पावर उसको मिली हुई है, वीटो पावर, जिसको निषेधाधिकार भी कह सकते हैं। काफ़ी इफेक्टिव मैनर है ये और कई बार इसको पॉकेट वीटो का भी नाम दिया गया। यानी ये पावर केवल किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है कि किसी भी बिल को वापस भेज दे, केवल मनी बिल के अलावा। आगे मैं इसका एग्जाम्पल देके बताऊंगा कि उसने किस तरह से एक प्रेसिडेंट ने अपनी पावर का यूज किया। ज्ञानी जैल सिंह के टाइम का एग्जाम्पल दूंगा, तब उसने कानून को बनने से रोक दिया। Secondly, the president also has the veto power by which he can withhold or refuse to give assent to bills other than money bill passed by the parliament। जो प्रेसिडेंट है उसके पास में वीटो पावर है कि किसी भी बिल को वो होल्ड के ऊपर डाल सकता है, रिफ्यूज कर सकता है, केवल मनी बिल को छोड़ के जो कि पार्लियामेंट ने पास किया है। तो एवरी बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट गोज टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट बिफोर इट बिकम्स ए लॉ। कोई भी बिल जो जाएगा सबसे पहले पार्लियामेंट के पास के थ्रू पास होने के बाद में प्रेसिडेंट के पास जाएगा, क्योंकि बिना प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के कोई भी बिल लॉ नहीं बन सकता। तो द प्रेसिडेंट कैन सेंड द बिल बैक टू द पार्लियामेंट आस्किंग इट टू रिकंसीडर द बिल। अब प्रेसिडेंट एक बार अपने बिल को वापस पार्लियामेंट को भेज सकता है कि भाई आप इसके ऊपर रिकंसीडर करके देखिए कि ये चीज पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में है। तो दिस वीटो पावर इज लिमिटेड बिकॉज इफ द पार्लियामेंट पासेस द सेम बिल अगेन एंड सेंड इट बैक टू द प्रेसिडेंट, देन द प्रेसिडेंट हैज टू गिव असेंट टू दैट बिल। कि वो पार्लियामेंट को आपने जो बिल भेजा है उसको रिकंसीडर करने के लिए अगर पार्लियामेंट उसी बिल को वापस उसके पास भेज देती है तो वो उसको उस सलाह को मानने के लिए वो बाध्य है। लेकिन यहां पर एक
खास बात क्या है कि however there is no mention in the constitution about the time limit within which the president must send the bill back for reconsideration। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टाइम लिमिट का कहीं से कहीं तक कोई प्रावधान नहीं किया गया कि भाई प्रेसिडेंट किसी भी बिल को कितने समय तक अपने पास में रोके रख सकता है। तो दिस मीन्स दैट द प्रेसिडेंट कैन जस्ट कीप द बिल पेंडिंग विद हिम विदाउट एनी टाइम लिमिट। तो इसका मतलब बेटा क्या हुआ कि बिना समय के प्रतिबंध के राष्ट्रपति अपने पास में उस बिल को कितने भी समय के लिए रख सकता है। आपको एक एग्जांपल देता हूं कि 1986 में उस समय पर राजीव गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। तो उस समय पार्लियामेंट के अंदर उनके पास में जबरदस्त बहुमत था और वो एक बिल लेकर के आए, इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल। पार्लियामेंट से बिल पास हो गया, प्रेसिडेंट के पास भेजा गया और उस समय के प्रेसिडेंट थे ज्ञानी जैल सिंह। तो प्रेसिडेंट के पास में जब ये बिल भेजा गया तो प्रेसिडेंट ने उस बिल को ठंडे बस्ते में डाल दिया। उसका रीजन ये था कि ये बिल जो प्रेस है उसकी स्वतंत्रता की वायलेशन करता था, तो उन्होंने इस बिल को ठंडे बस्ते में डाल दिया, यानी उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेजा। रिकंसिडरेशन के ऊपर भी आ गया तो उस बिल को रख दिया। अब रिकंसिडरेशन के लिए भेजने से पहले ही हुआ क्या, ज्ञानी जैल सिंह रिटायर्ड हो गए। तो उसके बाद में जब राष्ट्रपति बने थे वेंकट रमन, उन्होंने उस बिल को भेजा रिकंसिडरेशन के लिए। रिकंसिडरेशन के पास में जब बिल भेजा गया तो उस समय पर 1989 का टाइम पीरियड आ गया और गवर्नमेंट बदल गई। जब गवर्नमेंट ही बदल गई तो अगली जो गवर्नमेंट आई उसने उस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा ही नहीं। तो एक तरह से हुआ क्या कि वो बिल लॉ बनने से रुक गया। तो यहां पर कहने का मतलब बताया कि किस तरह से प्रेसिडेंट अपने पावर का यूज करता है, डिस्क्रिशनरी पावर का। तीसरा यहां पे कहता है कि द थर्ड काइंड ऑफ डिस्क्रिशन अराइजेस मोर अबाउट पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस। राजनीतिक परिस्थितियों के अंदर भी वो अपनी पावर का यूज में लेता है। फॉर्मली द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर को जनरली अपॉइंट करता है, और प्राइम मिनिस्टर किसको अपॉइंट करेगा कि वो पर्सन जो कि पार्लियामेंट के अंदर मेजोरिटी का लीडर हो, जनरली उसको करता है अपॉइंट। तो यहां पर कह रहा है कि नॉर्मली द पार्लियामेंट सिस्टम ए लीडर हु हैज द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी इन द लोकसभा वुड बी अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर एंड द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्रिशन वुड नॉट अराइज। तो उस समय तक तो कोई उसके सेवक का कोई कारण ही नहीं है, लेकिन उस कंडीशन को इमेजिन कीजिए जब किसी भी पर्सन को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पार्लियामेंट के अंदर मेजोरिटी नहीं मिली हो। तो नाउ द प्रेसिडेंट हैज टू डिसाइड whom to appoint as the प्राइम मिनिस्टर। तो यहां पर वो प्रेसिडेंट फिर डिसाइड करता है कि वो किसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करे। तो इन सच ए सिचुएशन द प्रेसिडेंट हैज टू यूज हिज ऑन डिस्क्रिशन in judging who really may have the support of the majority or who can actually form and run the government। तो इस परिस्थिति के अंदर जो प्रेसिडेंट है वो उस समय पर जज करता है कि भाई वास्तव में कौन पार्लियामेंट के अंदर अपनी मेजोरिटी को प्रूव कर सकता है और कौन पर्सन या पॉलिटिकल पार्टी उस गवर्नमेंट को रन कर सकती है, उसी को ही वो प्राइम मिनिस्टर के लिए अपॉइंट करता है। तो ये तो बात थी अपनी प्रेसिडेंट की। अब आता है हमारा द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो वाइस प्रेसिडेंट है वो 5 इयर्स के लिए इलेक्ट होता है एंड हिज इलेक्शन मेथड इज सिमिलर टू दैट ऑफ द प्रेसिडेंट। बिल्कुल प्रेसिडेंट की तरह ही इसका मेथड है। केवल डिफरेंस क्या है इसके अंदर कि मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज, यानी इसके चुनाव प्रक्रिया के अंदर
एमएलएस का कोई रोल नहीं होता। किसका रोल होता है? केवल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ही रोल होता है। The Vice President may be removed from his office by a resolution of Rajya Sabha passed by a majority and agreed by the Lok Sabha। अब इसको भी अपने पद से हटाया जा सकता है। किस कंडीशन में? जब राज्यसभा के अंदर कोई बिल उसके अगेंस्ट में रिजोल्यूशन पास हो जाए तब उसको उसके पद से हटाया जा सकता है और लोकसभा भी उस पर सहमत हो। तो द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, यानी जो वाइस प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा का सभापति भी होता है। एंड टेक्स ओवर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट व्हेन देयर इज ए वैकेंसी बाय रीजन ऑफ डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल बाय इम्पीचमेंट और अदरवाइज। और एक एक्टिव प्रेसिडेंट के रूप के अंदर भी वो काम करता है कि अगर प्रेसिडेंट का कार्यालय प्रेसिडेंट से मुक्त हो जाए किसी भी रीजन से, चाहे प्रेसिडेंट की समय से पहले डेथ हो जाती है उसके कार्यकाल पूरा करने से पहले, या प्रेसिडेंट रिजाइन कर देता है, या उसको इम्पीचमेंट के थ्रू हटा दिया जाता है, तो उस समय पर जो प्रेसिडेंट है उसका काम कौन करेगा? वाइस प्रेसिडेंट ही करेगा। तो द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज द प्रेसिडेंट ओनली अंटिल ए न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। कब तक काम करेगा? जब तक कि वो नया प्रेसिडेंट वहां पर नियुक्त ना हो जाए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, ये हमारा पार्ट 1 था। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम प्रधानमंत्री और उसकी शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।